नमस्कार, अक्षर ज्योतिष चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। अभी हम पिछले वीडियोस में ग्रहों के गुणधर्म पढ़ रहे थे। हमने 9 ग्रहों के गुणधर्म पढ़ लिए और आज हम देखेंगे कि ग्रहों की दृष्टियां कैसे होती हैं, यानी कि कोई ग्रह कुंडली में कहाँ बैठा है तो वो कैसे दृष्टि देगा। और उसके बाद हम ग्रहों की दिशाएं भी पढ़ेंगे। अभी पिछले वीडियोस में हमने राशियों की दिशाएं तो पढ़ ली थी, ग्रहों की दिशाएं रह गई हैं। तो करते हैं शुरू ग्रहों की दृष्टियों से। तो आज हम सबसे पहले ले रहे हैं एक हॉरोस्कोप बनाएंगे और उसमें पहले ग्रहों को स्थापित करके फिर हम देखेंगे कि ग्रह किस किस ग्रह की कैसी कैसी दृष्टि है और वो कहाँ दृष्टि डालेंगे। तो एक हॉरोस्कोप बना रहे हैं हम यहाँ पर। इसमें हम पूरे 9 प्लैनेट्स को पहले स्थापित कर लेंगे, तो उससे उसके बाद हमें बताने में और समझने में दोनों तरह से आसानी रहेगी, क्योंकि हॉरोस्कोप पे आने से वो चीज़ ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे अब मान लीजिए हम इसमें कोई हॉरोस्कोप बनाते हैं, सपोज मिथुन लगन की कुंडली बना ली है हमने, तो हम कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, मेष और वृष, ये हमने एक हॉरोस्कोप ड्रॉ करा मिथुन लगन का। तो अब हम इसमें ग्रहों को स्थापित कर देते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पर हमारा सूर्य बैठा है, यहाँ पर हमारा बुध बैठा है, इधर हमारा शुक्र आ गया और यहीं हम केतु को भी बिठा देते हैं, और यहाँ हमको शनि मिला हो, इधर मिला हो मंगल, और यहाँ हमने रख दिया गुरु को। केतु यहाँ है तो राहु यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा चंद्रमा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ग्रह हमने बैठा दिए। ठीक, तो अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं ग्रहों की दृष्टियां। तो अब इस हॉरोस्कोप से हम केवल एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कैसे कि जैसे सूर्य है, इसको 7th एस्पेक्ट है, यानी कि सूर्य जो है वो अपने घर से 7वें घर को देखता है। तो अब हम जहां सूर्य बैठा है वहीं से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सूर्य की दृष्टि यहां पर पड़ेगी। ये सूर्य अपने से 7वीं राशि को, यानी इसको देखेगा। ठीक है, तो सूर्य की दृष्टि कैसी होती है? 7वीं। दृष्टि शब्द लिख देते हैं जिससे कि हमें याद रहे कि ये द्रि नहीं होता है, ये द्रि होता है, दृष्टि, दृष्टियां। ठीक है, तो सूर्य को एक ही दृष्टि मिली है, अपने से 7वें घर को सूर्य देखता है। तो सपोज हमारा अगर 3rd हाउस में बैठा हुआ है तो 9th हाउस पे इसकी दृष्टि जाएगी। या हम यह कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर हमारा सिंह राशि में ये बैठा है तो अपने से 7वीं राशि यानी कि कुंभ राशि को ये दृष्टि देगा। तो सूर्य की दृष्टि यहाँ आ जाएगी। तो सूर्य की दृष्टि यहाँ आ रही है ना, तो हम सूर्य का साइन बना देते हैं। यहाँ पे ये सूर्य का साइन है। कुछ किताबों में जो है सूर्य भी नहीं लिखा होता, कुछ राइटर्स ने साइन ही यूज किए हैं, ग्रहों के चिन्ह इस्तेमाल किए। तो सूर्य का चिन्ह ऐसे बनता है। तो ये भी हम लोग बीच बीच में जानते चलेंगे। तो अगर किसी किताब में सूर्य न लिख के उन्होंने साइन लिखा है तो वो भी हमें समझ में आ जाएगा। तो हमने सूर्य को तो स्थापित कर दिया हमने कुंडली में, स्थान जहां उसकी दृष्टि आ रही है उस जगह हम ये साइन बनाएंगे कि यहाँ पर सूर्य की दृष्टि आ रही है। तो सूर्य को मिली है 7वीं दृष्टि। इसी तरह से बुध को भी पहले नंबर पे यहाँ पे बुध है, लेकिन हम यहाँ पे क्रम से ही चलेंगे, सूर्य के बाद चंद्रमा को ही लेंगे, क्योंकि हमको इस क्रम को फॉलो करने से आसानी होगी, मिस्टेक भी नहीं होगी हमारी। तो सूर्य को 7वीं दृष्टि है, चंद्रमा को भी एक ही दृष्टि है 7वीं, यानी कि 10th हाउस में बैठा है तो ये 7वीं दृष्टि से 4थे घर को देख लेगा। ठीक है, तो ये इसको भी 7th एस्पेक्ट दृष्टि कौन सी मिली है? 7वीं। तो अब ये चंद्रमा यहाँ पर बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वें घर को देख रहा है। तो यहाँ पर चंद्रमा की एस्पेक्ट पड़ रही है ना, तो हम चंद्रमा का साइन यहाँ पर बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं। इस तरह बना दिया हमने, मान लीजिए ये चंद्रमा का साइन है, ये चंद्रमा का संकेत होता है। तो इस चंद्रमा की दृष्टि इस हाउस पे पड़ रही है। ठीक है, यानी कि सूर्य को 7वीं दृष्टि मिली, चंद्रमा को। ये हम एक मोटा मोटी याद कर सकते हैं कि सभी ग्रह अपने से 7वें स्थान को देखते हैं। ये तो सबके लिए यूनिफॉर्म रूल है।
हर ग्रह अपने से 7वें घर को देखता है, लेकिन कुछ ग्रह हैं उनको एक से अधिक दृष्टियां मिली हुई हैं, वो भी हम आगे से लेंगे। अब आ ही गया नंबर, सूर्य चंद्रमा के बाद मंगल का नंबर आता है। तो मंगल के पास 7वीं दृष्टि तो जैसे सबकी है वैसे है ही, क्योंकि हमने आपको बताया ही अभी कि सब 7वीं दृष्टि सब ग्रहों को मिली हुई है, लेकिन चंद्रमा को 2 दृष्टियां और मिली हुई हैं, यानी कि चौथी और 8वीं। अब इसको 4, 7, 8 याद कर लीजिए, या 7वीं चौथी और 8वीं याद कर लीजिए। अब हमारा मंगल जैसे यहाँ पर बैठा हुआ है, 7th हाउस में ही बैठा हुआ है इस कुंडली में, तो अब ये क्या करेगा, पहले चौथी दृष्टि से देखेगा। तो 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि से ये यहाँ देखेगा। तो हमने यहाँ पे मंगल का साइन बना दिया, ये मंगल का साइन होता है। मंगल का साइन वही साइन है जो कि मेल के लिए बहुत सी जगह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मंगल मेल प्लेनेट है, इसको हम लोग पूर्ण पुरुष ऐसा मान के चलते हैं ज्योतिष में। मतलब मंगल हमने बताया भी था वॉरियर है, सेनापति है ना। तो सेनापति वॉरियर कौन होगा, वो वही होगा ना जो पुरुषार्थी होगा, हैंडसम होगा, जिसमें मेल गुण मौजूद होंगे, वही हो सकता है सेनापति। तो सेनापति है, तो मेल का चिन्ह आपने देखा ना, मेल फीमेल के साइन बनाते हैं कई जगह, तो ये मेल का जो साइन होता है यही साइन मंगल के लिए यूज होता है। तो ये यहाँ पर इसने 4th एस्पेक्ट से यहाँ पर देखा मंगल ने, क्योंकि मंगल को मिली है 3 दृष्टियां, चौथी, 7वीं और 8वीं। अब 7वीं दृष्टि से ये देख लेगा अपने ठीक सामने, तो यहाँ पर भी मंगल की एक एस्पेक्ट आ गई, ठीक है, इस जगह पर, क्योंकि ये 7वीं दृष्टि से, और साथ ही मंगल 8वीं दृष्टि से भी इस घर को भी देखेगा, यानी कि मंगल के पास 3 दृष्टियां हो गई। 7वीं तो है ही है, क्योंकि वो तो सबके पास है, और उसके अलावा इसको मंगल को मिली है चौथी और 8वीं 2 दृष्टियां और मिली हैं। तो हमने बता दिया कि मंगल हमारा अगर यहाँ बैठा है 7th हाउस में, तो चौथी दृष्टि से दशम भाव को देखेगा, 7वीं दृष्टि से वो अपने लग्न पे दृष्टि डाल देगा, क्योंकि यहाँ से 7वें बैठा है, तो इधर से फिर से गिनेंगे तो 7th ही आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ गया, ठीक है। और 8वीं दृष्टि भी है। तो अब ये मंगल जो है 7th एस्पेक्ट से लग्न को देख रहा है, और 8वीं दृष्टि से लग्न के मालिक को भी देख रहा है। ये चीजें हम लोग आगे आगे धीरे धीरे और भी अगर डिटेल में जाएंगे तब करेंगे। तो अब सूर्य चंद्र मंगल के बाद आ गया हमारा बुध। बुध को केवल एक ही एस्पेक्ट है, वो 7th है, ठीक है। तो ये अब बुध यहाँ पे बैठा है, तो एक ये 8वीं दृष्टि इसकी बुध की यहाँ पड़ेगी। तो बुध की जो साइन होती है वो इस तरह से होती है। अब ये इस तरह से क्यों होती है, जो नीचे वाला साइन है, अगर इसको छुपा दें तो ये जो नीचे वाला साइन है वो फीमेल का साइन है, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया ये मंगल का साइन है, मेल का साइन है। कहीं भी आप हॉरोस्कोप में कहीं मतलब हॉरोस्कोप में नहीं, मैगजीन्स में कहीं मेल फीमेल की बात करेंगे, या कहीं शुक्राणु जीवाणु की और इसकी बात करेंगे, शुक्राणुओं की और अंडाणु की बात करते हैं, तो वो ऐसे ही साइन बनाते हैं। तो फीमेल का साइन केवल इतना है, लेकिन ये क्या है, नाउच प्लेनेट है, नाउच यानी कि नपुंसक प्लेनेट, तो इसलिए उसका साइन फीमेल के साथ साथ ये इसमें एक ये यहाँ पर ये कप जैसा और बना हुआ रहता है ऊपर, ठीक है। ये है बुध का साइन। तो अब ये बुध की एस्पेक्ट यहाँ आ रही है, क्योंकि ये 2nd हाउस में बैठा, तो 8वें घर को 7वीं दृष्टि से देख लेगा। 7वीं दृष्टि सबको मिली हुई है, तो इसको भी मिल गई। अब उसके बाद बुध के बाद आ जाते हैं हम जुपिटर पे, गुरु पे, गुरु ग्रह, इसको बृहस्पति भी कहते हैं, हम लोग गुरु ही लिखते हैं ज्यादातर। अब गुरु हमारा यहाँ बैठा हुआ है। गुरु की कितनी दृष्टियां हैं पहले तो वो समझ लें। 7वीं तो जैसे सबको मिली है, इनको भी मिली है, पर इनको 5वीं, 7वीं और 9वीं 3 दृष्टियां इनको मिली हैं जुपिटर प्लेनेट को। तो अब 5वीं दृष्टि से ये लगन पे दृष्टि डालेंगे, तो देखिए यहाँ आ जाएगी एक दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद 7वीं दृष्टि से अपने से सप्तम भाव को देखेंगे, तो यहाँ आ जाएगी गुरु की दृष्टि, और फिर यहाँ से नवम भाव को देखेंगे तो गुरु की एक एस्पेक्ट यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये गुरु का साइन है, ये जो साइन है ये जुपिटर का साइन है। ये साइन को अगर जैसे हॉरोस्कोप में हम लोग बहुत ज्यादा जब प्रैक्टिस करते हैं, तो कई बार कई लोग साइन का ही प्रयोग करते हैं कि भाई चलो साइन बना दिया और हम उसको समझ जाएंगे, लेकिन वो तब पॉसिबल है जब हमारे माइंड में साइन बिल्कुल क्लियर हो कि हाँ भाई ये साइन इसका है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए उस समय, है ना। तो अब ये हुआ गुरु के 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि मिल गई। अब उसके बाद आ जाइए शुक्र के ऊपर। शुक्र को एक ही दृष्टि प्राप्त है, जो कि यूनिवर्सल दृष्टि है, जो कि हम 7th एस्पेक्ट। अब ये शुक्र यहाँ बैठा है, तो ये 7वीं दृष्टि से इस जगह देखेगा, है ना। तो शुक्र का साइन क्या होता है, ऐसे होता है, वही आ गया ना, आपको बताया था हमने, फीमेल का साइन आ गया।
फीमेल का साइन इस तरीके से होता है और नाउच प्लैनेट बुध का साइन ऐसे होता है, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन मेल और फीमेल के साइन आपको पता चल रहे हैं। अब ये देखिए इनके 10th हाउस पर, ये जिसकी भी कुंडली है, इनके 10th हाउस पे आप देख रहे हैं कि मंगल की भी एस्पेक्ट आ गई और शुक्र की भी एस्पेक्ट आ गई, क्योंकि शुक्र 7वीं दृष्टि से देख रहा है, मंगल 4थी दृष्टि से देख रहा है। तो इस कुंडली में इस जगह पर दो एस्पेक्ट आ गई। इसी तरीके से यहां पर आपने देखा कि गुरु की एस्पेक्ट आ गई, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम शनि के लिए। शनि को भी एक्स्ट्रा 2 दृष्टियां मिली हुई हैं, 7वीं तो है ही और तीसरी और 10वीं एस्पेक्ट भी मिली हुई है। शनि को भी 3 दृष्टियां मिली हुई हैं, ठीक। तो अब ये शनि हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, तो तीसरी दृष्टि से शनि यहां देखेंगे, ठीक है, 1 2 3, तो तीसरी दृष्टि से देखेंगे, ये शनि का साइन होता है। तीसरी दृष्टि 7वीं दृष्टि से ये यहां देख लेंगे, तो ये एक साइन यहां डाल दिया हमने। उसी तरह से दशम एस्पेक्ट आ जाएगी शनि की यहां पर। अब देखिए ये जो हाउस था इनका, इस हाउस पे जुपिटर की भी एस्पेक्ट आई और उसी हाउस पे सैटर्न की भी एस्पेक्ट आ गई। तो ये होता है हॉरोस्कोप में। हॉरोस्कोप में ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल सीधा सीधा ही है, सभी ग्रह साथ में ही देखेंगे बस और कुछ नहीं। नहीं, 3 ग्रह अभी हमारे पास आ गए हैं जिनकी 3 दृष्टियां हैं, 7वीं के अलावा 2 और एक्स्ट्रा मिली हुई हैं, ठीक है। अब ये शनि की दृष्टि को तो ऐसे भी याद किया जा सकता है, 3 और 7 और 10 होते हैं, तो 3 को भी देखता है, 7 को भी देखता है, 10 को भी देखता है, 3 7 10, ठीक है। अब जुपिटर जो है, अगर जुपिटर को क्या 5वां 7वां और 9वां ऐसी दृष्टि मिली हुई है, सपोज हम जुपिटर को यहां रख दें, मान लीजिए किसी का लगन में है, तो वो 5म 7म और 9म हाउस को देख लेगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर के पास 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि है। जैसे हमने यहाँ रखा ना, तो 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि हमें यहाँ पे मिली, ठीक है। तो ये इसीलिए जुपिटर को देखो बोलते भी हैं कि जुपिटर, हमने आपको बताया था जब जुपिटर के गुणधर्म बताए थे कि जुपिटर जब लग्न में होता है तो ऐसा कहते हैं ज्योतिष लोग कि कुंडली के करोड़ों दोषों का शमन करता है। क्यों? क्योंकि शुभ प्लैनेट है, सारी शुभता इसके साथ है, और ये मान लीजिए लग्न में बैठ गया तो क्या करेगा, 5म स्थान, 9वां स्थान, 7म स्थान और 9वां स्थान, 7म स्थान और 9वां स्थान, तीनों पे दृष्टि डालेगा। अब कितने इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं ये शिक्षा का भी है, संतान का भी है, ये पत्नी का भी है, और सुख से चौथा है तो सुख भी यहाँ से थोड़ा देखा जाता है, साझेदारी व्यापार भी देखते हैं, और ये तो भाग्य का है, ये धर्म का है, भाग्य का है ना। तो जुपिटर को लग्न में इसीलिए शुभ माना गया है क्योंकि जुपिटर यहाँ बैठ करके कितने 4 हाउसेस पे तो इसने इफेक्ट ऐसे ही डाल दिया अपनी दृष्टियों से, और अगर इनको छोड़ के कहीं और का लॉर्ड है तो 2 और हाउसेस इसके कंट्रोल में आ गए, तो 7 जगह जुपिटर का प्रभाव हो जाता है अगर स्वराशि का नहीं है तो। अब जैसे यहाँ ही पर है, स्वराशि का तो नहीं है, तो ये 3 जगह तो दृष्टि डाल रहा है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, ठीक है। उसके अलावा इन 2 हाउसेस का मालिक है, तो इन दोनों का भी पोर्टफोलियो जुपिटर के पास है। तो अब आप देख लो, आप 1 2 3 4 5 6 हाउसेस इसके कंट्रोल में आ गए, है ना। तो ये चीजें हम इसलिए बता रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होगा कि कैसे एक ही ग्रह कैसे कितने सारे ग्रहों पे प्रभाव डाल देता है, घरों पे प्रभाव डाल देता है। अब आ गए राहु केतु। तो राहु केतु के बारे में थोड़ी सी एम्बिग्विटी है। कुछ लोग तो कहते हैं कि राहु केतु की दृष्टि नहीं होती, और कुछ लोग कहते हैं इनकी भी गुरु की तरह 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है ना। तो केतु की दृष्टि तो अब जैसे 7म तो दोनों एक दूसरे को देखेंगे ही, 7वीं तो सभी की है ना, लगा लीजिए। तो इसमें थोड़ा सा विद्वानों को मतभेद है। कुछ लोग राहु केतु की दृष्टि नहीं लगाते, उनका कहना है कि राहु केतु का तो अस्तित्व ही नहीं है, तो क्या दृष्टि लगाए। लेकिन देखने में यह आया है कि जब स्वास्थ्य खराब होता है या कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, मोस्टली तो हेल्थ से रिलेटेड ही है ना, तो तब ये देखने में आता है कि तब आप राहु की दृष्टि को जरूर काउंट करें। हेल्थ के मामले में जरूर हमें काउंट करना चाहिए, क्योंकि अब ये शनि हुए, राहु केतु हुए, ये प्लेनेट हैं भी, मतलब बीमारियां देने के, है ना, बैक्टीरिया वाली बीमारियां, वायरस वाली बीमारियां, हमने पीछे पढ़ा था संक्रामक रोग देने में इनका रोल है, सैटर्न का भी हर तरह की बीमारी देने में रोल है। तो ये प्लेनेट जो है ना, अब जैसे अगर इसकी 5वीं एस्पेक्ट होगी तो यहाँ आ जाएगी, ये ऐसे इसका साइन है, और एक यहाँ आ जाएगी दृष्टि, ठीक, और एक दृष्टि यहाँ आ जाएगी। अब केतु की दृष्टि लगाएंगे अगर, तो केतु की यहाँ पड़ जाएगी, यहाँ पड़ जाएगी और यहाँ पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये
आप जब पढ़ें तो अपने अनुभव से देखिए कि आपको क्या लगता है, राहु केतु की दृष्टि लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, है ना। तो क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों के अलग अलग मतलब विचार हैं। कुछ लोग मानते हैं कि लगानी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं लगानी चाहिए। लेकिन हेल्थ के मामले में बीमारी बीमार होने की स्थिति में या कोई सर्जरी होने की जब नौबत आती है तो हम लोग इसकी दृष्टि को काउंट करते हैं। या कोई हाउस अगर पीड़ित है, अब सपोज इस घर में पहले से ही ऑलरेडी शनि बैठा हुआ है और ऊपर से यहाँ से राहु की एस्पेक्ट भी लग रही है, तो फिर यहाँ पे हमें विचार करना पड़ेगा। हालांकि ये अलग बात है कि ये छठा घर है, छठा घर ऑलरेडी रोग और बीमारी का होता है और वहां पे वहां का कारक होकर के शनि बैठा हुआ है, तो क्रूर ग्रह हमने आपको बताया तीसरे, छठे और 8वें घरों में, तीसरे, छठे और 10वें, 11वें घरों में क्रूर ग्रहों का होना अच्छा होता है, क्योंकि ये हिम्मत और ताकत देते हैं, संघर्ष क्षमता देते हैं। ठीक है, तो वो आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो दृष्टियों के बारे में आज के लिए ये दृष्टियां इतनी ही हमें देखनी है और इतना ही हमें समझना है कि ये जो दृष्टियां होती हैं वो इस तरीके से देखी जाती हैं। हर ग्रह अपने से सप्तम भाव को देखेगा। इसमें विशेष दृष्टियां मंगल, गुरु और शनि को मिली हुई हैं। ये प्लैनेट अच्छा दूर भी है, मंगल दूर है, गुरु दूर है और शनि दूर है, जबकि सूर्य के आसपास हमारे बुध और शुक्र हमने बताया था इंटरनल प्लैनेट है, पास पास रहते हैं। इनको एक एक दृष्टि है, सूर्य को भी एक है, चंद्रमा को भी एक है, बुध को भी एक है, शुक्र को भी एक है ना। तो 4 प्लैनेट को तो एक एक ही दृष्टि है, केवल 7वें घर को देखते हैं। पर ये 3 प्लैनेट जो दूर वाले हैं उनकी दृष्टियां भी 3-3 है। तो ये हो गया आज दृष्टि के बारे में। अभी हम इसमें साथ साथ ही ले लेते हैं दिशाओं के बारे में। इससे पहले जब हमने राशियों के बारे में पढ़ा था तो हमने राशियों की दिशाएं पढ़ी थी। यदि याद हो तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल लेकर के हमने वो बताया था कि भाई अग्नि राशियां जो है वो पूरब दिशा की हैं, याद है? पूरब दिशा बताई थी, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ऐसे करके बताया था। और फिर राशियां भी उसमें मेंशन कर दी थी हमने कि ये राशियां जो है इस तरीके से होती हैं। तो राशियों की भी दिशाएं होती हैं और ग्रहों की भी दिशाएं होती हैं। ग्रहों की दिशाओं और राशियों की दिशाओं से मिलाकर ही हम निर्णय निकाल सकते हैं कि किसी जातक को किस दिशा से लाभ हो सकता है, उसका जीवन साथी किस दिशा से मिल सकता है ना।